डॉक्टर साधना सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में स्टूडेंट्स ने पहले ही अपनी लोअर क्लासेस, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। सबसे पहले परमाणु के बारे में डाल्टन ने अपनी परिभाषा दी थी 1808 में। डाल्टन ने कहा था कि एटम किसी भी परमाणु की सबसे छोटी इकाई है जिसका कि आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। पर कैथोड रेस की खोज के पश्चात, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों की खोज के पश्चात डाल्टन ने अपनी परिभाषा को परिवर्तित किया। डाल्टन की मॉडिफाइड परिभाषा थी, परमाणु किसी भी पदार्थ या तत्व का सबसे छोटी मूलभूत इकाई है जो कि और भी कई छोटे छोटे कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि से मिलके बना है। डाल्टन की परिभाषा के पश्चात ये कण परमाणु में कैसे स्थित हैं, इसके लिए कई सारे परमाणु की संरचना के मॉडल सामने आए। सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल रखा। उसने कहा कि परमाणु प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पुडिंग में प्लम की तरह या बूंदी के लड्डू में इलायची के दानों की तरह इलेक्ट्रॉन्स बिखरे रहते हैं। इसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल रखा। रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वो अल्फा कणों को सोने की झिल्ली पे गिरा रहा था। उसको विश्वास था कि ये सब अल्फा कण जो कि जिनके पास ऊर्जा है, ये जब सोने की झिल्ली पे गिरेंगे तो ये सब उसको पास कर जाएंगे। ऐसा ही हुआ, लेकिन कुछ अल्फा कण की दिशा में परिवर्तन हुआ और कुछ जो है वो वापस से पीछे की तरफ आ गए। ये रदरफोर्ड को ऐसा लगा जैसे कोई एक शूटर बंदूक से गोली चला रहा हो कागज पर, और वो गोली कागज से टकराकर फिर से शूटर पर लग जाती है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो परमाणु की संरचना रखी, उसने कहा कि परमाणु में सारा धनावेश एक निश्चित स्थान पर परमाणु के मध्य में उपस्थित है, जिसका नाम उसने नाभिक दिया। उसने कहा कि नाभिक या न्यूक्लियस में सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। सारा भार परमाणु के मध्य में न्यूक्लियस है जिसमें उपस्थित है, यानी सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उस नाभिक के चारों तरफ निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कण है, और जब भी चार्ज कण कभी निरंतर गति करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। और इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों तरफ अगर निरंतर गति कर रहा है तो उसकी भी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में गिर जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो नाभिक की परमाणु की संरचना बिखर जाएगी। तो रदरफोर्ड का मॉडल भी पूरी तरह से सही नहीं था। इसके बाद जो मॉडल सामने आया वो बोहर का मॉडल था। 1913 में बोहर ने अपना मॉडल रखा। बोहर का जो मॉडल था परमाणु के लिए संरचना के लिए, वो क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन, विकिरणों के क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। विकिरणों का क्वांटीकरण का सिद्धांत मैक्स प्लांक ने 1900 में दिया था। मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट था जो कि ब्लैक बॉडी पर गिरने वाले विकिरणों का अध्ययन कर रहा था। मैक्स प्लांक ने जो विकिरण ब्लैक बॉडी पर गिरे, उसने पाया कि जो विकिरण ब्लैक बॉडी पर गिरने के बाद में जो उत्सर्जित होते हैं, एमिट होते हैं, उनकी ऊर्जा कंटिन्यूस सतत नहीं होकर असतत है, और वो बंडल्स के रूप में है। मैक्स प्लांक से पहले न्यूटन ने विकिरणों के बारे में कहा था कि विकिरण जो है वो सतत होते हैं, उनकी तरंग प्रकृति होती है और वो सतत होते हैं। लेकिन मैक्स प्लांक ने कहा कि नहीं, विकिरणों की ऊर्जा जो है सतत न होकर असतत है, बंडल्स के रूप में है। और उसने कहा कि प्रत्येक बंडल की ऊर्जा उन विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उन बंडल का नाम मैक्स प्लांक ने क्वांटा दिया।
उसने कहा कि प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा इज इक्वल टू एच म्यू होती है, यानी कि म्यू उस विकिरण की आवृत्ति है, एच प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अक्ष प्रति सेकेंड है। तो मैक्स प्लांक ने जो क्वांटीकरण का सिद्धांत रखा उसके मुख्य बिंदु ऐसे थे। विकिरणों की ऊर्जा असतत है, बंडल्स के रूप में होती है और इन बंडल का नाम उसने क्वांटा या फोटोन रखा। प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा उनकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, इज इक्वल टू एच म्यू होती है। और तीसरा पॉइंट था, कोई भी पदार्थ विकिरणों की ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है तो वो क्वांटा के रूप में उत्सर्जन या अवशोषण करता है। कोई पदार्थ पूरा क्वांटा 1, 2, 3, 4 को अवशोषित या उत्सर्जित करता है। कोई भी पदार्थ क्वांटा को भिन्नों में, फ्रैक्शंस या भिन्नों में उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता। ये था उसके क्वांटीकरण का सिद्धांत। बोहर ने भी अपना मॉडल क्वांटीकरण के सिद्धांत के आधार पर ही रखा। बोहर के मॉडल की जो मान्यताएं थी वो इस प्रकार थी। पहला, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों तरफ निरंतर वृत्ताकार कक्ष में गति करते रहते हैं। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित स्थान पर निश्चित ऊर्जा के साथ में गति करते हैं। जिस स्थान पर वो गति करते हैं उसका नाम उसने कक्षक या ऑर्बिट दिया। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन उनके कक्ष में परिवर्तन के से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निम्न कक्ष से उच्च कक्ष में जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और अगर वो अपने में से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा में कमी होती है, तो उच्च कक्ष से निम्न कक्ष की ओर चला जाता है। लेकिन किसी निश्चित कक्ष में उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। बोहर ने यह भी कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में वृत्ताकार रूप से गति करता है तो उसका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। उसका मान mvr इज इक्वल टू nh/2π होता है, जिसमें n एक n का मान हमेशा होल नंबर होगा, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, वो एक समकलन गुणांक होता है। बोहर ने अपनी इन मान्यताओं के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को भी समझाया। उसने हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षों में गति करता है उनकी दूरियों को ज्ञात किया। कक्ष की दूरी यानी त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए उसने सूत्र निकाला, होता r इज इक्वल टू n²h²/4π²ze²। इसमें h ze का मान स्थिर रहता है, n का मान परिवर्तित होता है। n का मान 1 रखने पर जो r का मान आएगा वो उसके पहले कक्ष की दूरी होगी, यानी कि नाभिक से पहला कक्ष कहाँ बनेगा उसका मान n का मान 1 इस सूत्र में रखने पर ज्ञात किया। 2 रखने पर दूसरे कक्ष की दूरी, 3 रखने पर तीसरे, 4 रखने पर चौथे कक्ष की दूरी। इस तरह उसने इस सूत्र से कहाँ कहाँ पहला, दूसरा, तीसरा कक्ष बनेंगे उनकी मान को ज्ञात किया। इसी प्रकार उन कक्षों में पहले कक्ष में ऊर्जा दूसरे में कितनी होगी उसके लिए भी उसने सूत्र निकाला, E इज इक्वल टू -2z²e4π²m n²h²। इस सूत्र से उसने कहा कि अगर n का मान 1 रखते हैं तो जो ऊर्जा का मान आता है वो उस इलेक्ट्रॉन की पहले कक्षीय ऊर्जा होगी। n का मान 2 रखने पर जो ऊर्जा का मान आता है वो इलेक्ट्रॉन की दूसरे कक्ष में ऊर्जा होगी। 3 रखने पर जो मान आता है वो इलेक्ट्रॉन की तीसरे कक्ष में ऊर्जा होगी। इस तरह से उसने हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा किन किन स्थानों पर बनेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी, दोनों को उसने इन सूत्रों से ज्ञात किया। इस तरह उसने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना बताई। साथ ही उसने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को भी सिद्ध किया। हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम होता है जबकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बोहर ने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए जब हाइड्रोजन गैस को गर्म किया जाता है तो उसके परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और ऊर्जा का अवशोषण करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने निम्न कक्ष से उच्च कक्ष में चले जाते हैं। अगर अधिक ऊर्जा का अवशोषण करता है
तो निम्न कक्ष से उच्च कक्ष में जाएगा। कम ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो निम्न कक्ष से किसी दूसरे कक्ष में यानी N2, N3, N4 में जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद निम्न कक्ष से किसी उच्च कक्ष में जाते हैं तो परमाणु उत्तेजित अवस्था में आता है और वो सामान्य अवस्था में आने के लिए अपने में से कुछ ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन किसी एक उच्च कक्ष से किसी दूसरे निम्न कक्ष में गिरता है। अगर वो किसी एक उच्च कक्ष से पहले निम्न कक्ष अपनी मूल कक्ष में गिर जाता है तो जो रेखा प्राप्त होती हैं वो लाइमन श्रृंखला, लाइमन सीरीज कहलाई। अगर वो निम्न कक्ष से पहले कक्ष में गिरता है, अगर वो उच्च कक्ष से किसी पहले कक्ष में गिरता है तो जो रेखाएं प्राप्त हुई वो बामर सीरीज कहलाई। और किसी उच्च कक्ष से अगर वो दूसरे कक्ष में गिरता है तो जो रेखाएं प्राप्त हुई वो पास्टन, तीसरे में तो ब्रैकेट, चौथे में तो पफन सीरीज कहलाई। इस तरह से जो है हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ। उसमें कई सीरीज थी, श्रृंखलाएं थी, लाइमन, बामर, पास्टन आदि। इसके बावजूद भी बोहर के मॉडल में कुछ कमियां रह गई। पहली कमी थी कि बोहर का मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उनके स्पेक्ट्रा को तो अच्छे से समझा सका, लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रा को अच्छे से नहीं समझा सका। जब हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रा को सूक्ष्म माइक्रोस्कोप द्वारा देखा गया तो उनकी प्रत्येक लाइन में और भी कई फाइन लाइंस या बारीक लाइनें थीं। ये बारीक लाइनें कहाँ से आई, इसको भी बोहर नहीं समझा सका। साथ ही बोहर ने अपनी मान्यता में कहा कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग h/2π का समकलन गुणांक होता है। ये कहाँ से आया, इसको भी बोहर नहीं समझा सका। इसके अलावा भी उसकी कई सारी कमियां थी जिनको दूसरे साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स के आधार पर दूर करने की कोशिश करी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोमरफेल्ड का मॉडल। थैंक यू।